तो हम लोग अब यहाँ से अब क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास होगा वो होगा वर्ण का, ठीक है। और वर्ण जो हम लोग का कोई हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे। तो वर्ण उस मूलध्वनि ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो वर्ण किसे कहते हैं, जो उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो वर्ण देखिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप दो तरह की परिभाषा दे सकते हैं। एक परिभाषा क्या हो गया, एक परिभाषा ये हो गया कि टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उस वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। दूसरा परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए को क्या है, वर्ण है। और खो क्या है, वर्ण है। गो क्या है, वर्ण है। घो क्या है, वर्ण है। अड़ो क्या है, वर्ण है। चो छो जो झो यो टो ठो डो ढो नो। तो ये सब क्या है, आप मान लेते हैं यहाँ से तो हो गया, थो हो गया, उसके बाद दो हो गया, तो थो और दो और धो और क्या हो गया, नो। इसी तरह से पो और फो और बो और भो और मो, ये सब वर्ण है। यो रो लो वो तालम सो मूर्धन सो धन सो हो और अक्षों और तरों और गियों, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब वर्ण है, ठीक है। ये सब आपको जितना दिख रहा है। और हम बढ़ते हैं, जैसे ओ और आ, हर्षही दुर्गही हर्षहु दुर्गहु और री। उसके बाद ए आय ओ और औ और अंग और आ, ये सब क्या है, ये आपको जितना भी दिख रहा है तो ये सारा वर्ण है, ठीक है। ये सारा वर्ण है। उसी तरीके से ये वर्ण है। और हम लिख सकते हैं को काकर का कोर्स की कोदर की कोर्स को मान लेते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारा वर्ण है। तो इसको बातें हम यहाँ मिटाते हैं और इसको भी बोलते हैं। देखिए ये सारा एक एक करके वर्ण है ना। अब मान लेते हैं हम इसको लिखते हैं को काकर का, को हर्ष की, कोदर की, को हर्ष कु और कोदर कु, केकर के, कायकर कै, कोकर को, कौकर कौ, कंसर कन, कविसर का। और तो ये क्या है, वर्ण है, ठीक है। तो वर्णों को समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जब पूरा लिख देगा, मतलब ये पूरा जो लिखा हुआ था ना, उसको हम क्या कहेंगे, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। तो वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। वर्णों को समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ देखिए वर्ण दो प्रकार के होता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, ठीक है। अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण जो वर्ण है ना, वो क्या बोलते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ वर्ण कितने की तो निकने कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखिएगा आप आंसर में वर्ण दो प्रकार परोकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला सवाल में आपको स्टार दे के देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होता है। एक होता है, एक नंबर में होता है स्वर वर्ण, और दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण, है ना। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या है, पहले अब हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जो बोलने में बोकर बो अलो ने करने, बोलने में किसी वर्णों की, है ना, सहायता नहीं लेता है। सहायता नहीं लेता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
है, जो बोलने में किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए स्वर वर्ग से जब स्वर वर्ग की परिभाषा पूछेगा तो जो बोलने में किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेता है उसे हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ग कहेंगे। जैसे मान लेते हैं तो स्वर वर्ग देखिए, ओ और आ, हर्षही और दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु और री, है ना, ये सब क्या है, स्वर वर्ण है। ए और आई, ओ और औ और अंग और आ, है ना, ये सब स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जो बोलने में स्वतंत्र हो, मतलब स्वतंत्र कहने का मतलब ये कभी किसी की सहायता नहीं लेता है, तो इसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। तो जो बोलने में किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब रही बात व्यंजन वर्ण, यहाँ समझ में व्यंजन वर्ण, तो जो व्यंजन वर्ण की परिभाषा यहाँ लिखते हैं, व्यंजन वर्ण, है ना, जो बोलने में, बोकर बोलो, ने करने, बोलने, इसको जो बोलने में क्या करते हैं, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, है ना, तो इसको क्या करते हैं, परिभाषा ये सब मिटा देते हैं, फिर आगे हम लोग करते हैं। तो व्यंजन वर्ण, है ना, व्यंजन वर्ण की परिभाषा हम लोग लिख रहे थे, व्यंजन वर्ण, है ना, जो बोलने में, बोकर बोलो ने, बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेता है, सो हे कर हे ता, सहायता लेता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। तो जो बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेता है उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं को बोलिए, तो को में क्या छिपा है, ओ छिपा है, को, तो को और प्लस ओ, को हो गया खो में क्या छिपा है, खो और प्लस ओ, खो हो गया। तो ये क्या रहा है, ओ, ये स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है ना। तो हम मान लिखते हैं, हम एक वर्ड लिखते हैं पानी, है ना, तो इसमें कितने वर्ण है, तो पा है और प्लस ओ है और क्या है, नो है और ई है ना, तो क्या है, 4 वर्ड है, प है, ओ है, नी है और ई है, तो पानी। तो ये क्या है, ये जब भी हम लोग स्वर वर्ण, जो व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। कोई भी, मान लीजिए हम को लेते हैं और खो लेते हैं, गो और घो और अड़ो, इसको करते हैं को में ओ छिपा हुआ है, खो में ओ छिपा हुआ, गो बोलते हैं प्लस ओ, तो गो और प्लस ओ, तो क्या छिपा है, ये छिपा है, ये सहायता ले रहा है। व्यंजन वर्ण जो है ना, बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ले रहा है, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो कैसे देखिए, मान लो गो, आप गो बोलते हैं, गो और प्लस ओ, है ना, गो, है ना, तो ये क्या हो गया, इसमें सहायता लेता है, तो इसे क्या कहेंगे, ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। तो अब 2 में क्लियर हो गया स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में कि क्या इसमें दोनों में अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं शब्दों के बारे में। तो वर्णों को समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक हो गया तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं शब्दों के बारे, है ना। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, है ना। तो क्या है, वर्णों को समूह को, वर्णों को जो समूह होता है उसी को शब्द कहते हैं। तो कैसे वर्ण के समूह को हम शब्द कहते हैं, तो देखिए मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं को और प्लस लो और प्लस मो, है ना। और जब ये तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, को लो मो कलम। तो एक वो तो वर्ण कहलाया, है ना, लेकिन जब ये तीनों मिल गया तो क्या कहलाया, ये कहलाया शब्द। समझ में आ रहा, मान लिखते हैं, हम लिखते हैं पा प्लस नी, और जब ये वर्ण है अलग अलग, लेकिन जब जैसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी, ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, ये भी तो शब्द कहलाएगा। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ तक तो क्या है, मान लेते हैं वर्णों को समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं ना।
तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं वर्णों के मतलब शब्दों के भेद, ठीक है। तो आप यहाँ ये समझ में आ गया, जैसे मान लेते हैं कलम लिखे हैं, उसके बाद लिखते हैं गाय, गाय प्लस यो, तो ये क्या हो गया, ये गाय और ये गाय, तो ये शब्द हो गया। तो यानी वर्णों को समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वर्णों को भेद क्या है, वर्णों के भेद, ये शब्दों के भेद, सॉरी शब्दों के भेद। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शब्दों के भेद। अब हम लोग जो देखेंगे शब्दों के भेद, ये शब्दों के प्रकार जो भी है, तो शब्दों को भेद देखने से हम लोग को क्या होगा कि शब्दों का भेद समझ में आएगा कि शब्दों। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। यानी जिस तरह हमें माता पिता से उत्पन्न हुए हैं उसी तरीके शब्द भी तो उत्पन्न हुए होंगे, तो उसकी उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, 4 भेद है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, और तीसरा है देशज, और ये है विदेशज, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, उसके बाद तैसे तत्सम के परिभाषा समझेंगे और फिर हम उसको लिख के देखेंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत से हजारों साल, सबसे पुराना भाषा जो हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो हिंदी किससे आया, संस्कृत से आया। तो संस्कृत का हजारों साल का वर्ड और उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वो डायरेक्ट हिंदी में आ गया, उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द, है ना। तो तत्सम शब्द किसे कहेंगे, जो संस्कृत से हजारों साल से, मान लीजिए ये 1000 वर्ष आज से यानी लाखों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, और हम ये पास्ट में चल जाते हैं यानी बरसों पहले, है ना, और ये अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं, अभी 2000 में, मतलब ये 1000 साल, और ये भाषा अभी आ जाते हैं 2024 या 25 में, है ना। तो ये 1000 साल वर्ष पहले और कोई भाषा जो है वो 1000 वर्ष पहले, और कोई भाषा 2025 में आया। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, संस्कृत में है, या चाहे जो भी हो, पृथ्वी है, और ये आया, मान लीजिए पृथ्वी, तो ये पृथ्वी जब आया तो इस संस्कृत में था, लेकिन इसका परिवर्तन नहीं हुआ, पृथ्वी ही रह गया। तो ये कौन सा भाषा हो गया, ये बोलेंगे तत्सम शब्द, है ना। संस्कृत से आया हिंदी में, लेकिन उसका बदलाव नहीं हुआ। यानी मान लेते हैं हम और कोई भाषा ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं जगत, जो गो तो जगत, और जगत भी आया कहाँ से, जगत आया मतलब ये संस्कृत में बोला जाता था जगत, लेकिन वो आया हिंदी में, लेकिन इसका कहीं भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो भाषा है ना, तो तत्सम किसे कहते हैं, उत्पत्ति के मतलब तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत से लिया गया शब्द और हिंदी में नहीं बदला है, और जो कि तो यूज किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द, है ना। तद्भव शब्द, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, यानी ये अभी मान लीजिए तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तो तत्सम के बिगड़े रूप, मान लीजिए हम यहाँ 1000 साल पहले ये था, इसका नाम था अग्नि, क्या था, अग्नि, 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 और जब हमें 2025 में आया यही ये तद्भव शब्द है, लेकिन ये कहलाया आग, है ना। तो आग कहलाया, तो ये क्या है, ये बिगड़ गया रूप, है ना। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, है ना, तद्भव कहते हैं। यहाँ तो समझ में, ऐसे हम लिख के दिखाएंगे, लेकिन अभी पहले मौखिक समझा देते ताकि मौखिक में समझ में आ जाएगा ना। तो फिर हम लोग इसको लिख के दिखाएंगे, तो फिर आप क्या करिए, एग्जाम में जो भी दीजिएगा तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अग्नि से बिगड़ गया, कौन सा, आग बिगड़ गया, ठीक है। तद्भव, तो ये हो गया तत्सम, तद्भव, देशज। तो ये क्या है, संस्कृत से लिया गया शब्द, हिंदी में आया, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं हुआ, उसे तत्सम का तद्भव, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। और देशज शब्द, है ना, ये सारा शब्द यहाँ लिख लीजिए, शब्द, शब्द, ये इसके बाद भी होगा शब्द, और ये भी हो गया शब्द, और ये भी हो गया शब्द, है ना। तो हम तो कह रहे हैं देशज शब्द, है ना, देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या हुआ, जिस शब्दों का जन्म अपने देश यानी भारत में हुआ उसे क्या कहेंगे, देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या है, आज ये भाषा है ना गांव तक ही सीमित रह गया है, ये भाषा आज गांव तक ही सीमित रह जाता है, जैसे धोती, कुर्ता। तो अपना देश यानी भारत में जिस शब्दों का जन्म हुआ उसे देशज शब्द कहते हैं ना। और विदेशज शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्दों का जन्म विदेश में हुआ,
यानी विदेश यानी भारत से बाहर हुआ, जिसको हम विदेशी बोलते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। तो किस दृष्टि से? उत्पत्ति के दृष्टि से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब हम क्या करते हैं, इन शब्दों को आप बोर्ड पर लिख के हम दिखा देते हैं ताकि आपको एग्जाम में क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके हम लोग को परिभाषा लिख देते हैं और इसका अथी कर देते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, अब मैंने बोर्ड पर लिख दिया हूँ और इसको समझते हैं। क्या कह रहा है? तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। मूल का मतलब हुआ ओरिजिनल, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है? हिंदी में संस्कृत मतलब जो संस्कृत से लिया गया, मतलब संस्कृत के मूल मतलब होता है ओरिजिनल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ओरिजिनल कहते हैं। मूल का मतलब ओरिजिनल हम लोग ज़्यादा समझते हैं। मूल का मतलब होता है जड़, जहाँ से जड़ हो। तो क्या कह रहा है? हिंदी में यानी संस्कृत के मूल शब्दों, यानी मूल शब्दों मतलब संस्कृत के मूल शब्दों, यानी जो संस्कृत में मूल शब्द रहा और वो क्या कर रहा है? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों के तत्सम कहते हैं। मूल शब्दों का मतलब वो 1000 साल पहले तो वो था, मतलब संस्कृत में हम लोग जगत कहते थे। क्या कहते थे? जगत। और वो कहाँ आया? हिंदी में आया, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं हुआ। तो कौन सा कहलाया? वो कहलाया वो जगत क्या है? हजारों साल से आया लेकिन हिंदी में आ गया, तो कौन सा मथी हो गया? ये हो गया आपका, ये हो गया तत्सम शब्द। फल, संस्कृत में भी फल कहते हैं, तो वो हिंदी में आया। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को, यानी मूल शब्द कहाँ आया? हिंदी में आया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ भाई। तो ये हजारों साल से तो क्या हो गया? फल हो गया। जैसे पुष्प संस्कृत में भी बोला जाता है, हिंदी में भी बोला, लेकिन ये ओरिजिनल वर्ड है कहाँ का? ये है संस्कृत भाषा का। ये कहाँ का भाषा का है? संस्कृत भाषा का। लेकिन ये कहाँ आया है? हिंदी में आया, लेकिन इसका परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाया? ये आपको पुष्प कहलाया आपका। ये तो ये क्या कहलाया? तत्सम शब्द। पुस्तक भी संस्कृत से लिया गया शब्द है, लेकिन वो कहाँ आया? हिंदी में, और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो कौन सा भाषा है ये? संस्कृत में दिए पुस्तक हो गया, पृथ्वी इत्यादि। तो ये समझ में आ गया कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों मतलब ओरिजिनल शब्दों को ये क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, ना। तत्सम शब्द में आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अग्नि क्या है? तत्सम है, लेकिन इसका बिगड़ के रूप कौन सा आ गया? तो अग्नि का तत्सम का आग होता है। क्या होगा? आग होगा। तो ये तद्भव कौन होगा? ये तत्सम अग्नि है, लेकिन तद्भव इसमें कौन हो जाएगा? आग होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोशिश करते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब ये 2 भाषा को और सीखेंगे, इसमें हम और लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सीखते हैं देशज शब्द, है ना। तो देशज शब्द अब हम लोग सीखते हैं। तो देशज क्या हो गया? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं। यानी देश के अंदर, यानी जिस शब्दों का जन्म हमारे देश यानी भारत में हुआ, जिन शब्दों का जन्म यानी हमारे देश यानी भारत में हुआ, उसे क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, जिन शब्दों का जन्म हमारे देश यानी भारत में हुआ और वो भाषा कहाँ तक सीमित रह गया? गाँव तक सीमित रह गया, शहर में इसका विकास नहीं हुआ, वो कौन सा शब्द कहेंगे? वो देशज कहेंगे। तो जैसे मान लेते हैं डिबिया क्या हो गया? डिबिया एक देशज शब्द है। फगनी देशज हो गए। तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, धोती इत्यादि। तो ये जैसे लोटा कहाँ तक सीमित हो गया? ये धोती सब गांव तक सीमित है, क्योंकि शहर का लोग तो धोती पहनते नहीं, पगड़ी उड़ी पहनते नहीं, पगड़ी पहनते होंगे लेकिन ये इत्यादि। तो ये क्या है? लोटा हमारा क्या है? गाँव तक सीमित रह गया। पगड़ी, धोती इत्यादि, तेंदुआ, पगनी, डिब्बी। तो ये शब्द का कहाँ? जिस शब्दों का जन्म अपने देश, यानी ऐसे तो यहाँ का परिभाषा दीजिएगा तो अपने ढंग से दीजिए। देश के में बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं। यानी ये भाषा अब गांव तक सीमित रह गया। अब इसका कोई भाषा का यूज होता है, लेकिन कहाँ होता है? गांव में। तो इस कौन सा शब्द हो गया? ये देशज शब्द हो गया। और एक शब्द और पढ़ेंगे हम लोग, विदेशज शब्द। ये 3रा नंबर का हो गया। 4था नंबर हम लोग विदेशज भाषा को दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। एक भाषा और रह गया, ये 4था है ना। ऐसे तो समझा दिया, लेकिन आप लोग को देखना जरूरी है ना। तो विदेशज शब्द है ना, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ
उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का जन्म अपने देश यानी इंडिया से बाहर हुआ उसे कौन सा शब्द बोलेंगे, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में कौन सा, हॉस्पिटल का हिंदी होबे नहीं करता, तो हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, बुक हो गया, इत्यादि हो गया। अंग्रेजी शब्द जो है ये कहाँ से आया, ये विदेश से आया। यानी हम लोग को पश्चिम सभ्यता वाला ने दिया, हॉस्पिटल दिया, डॉक्टर दिया, बुक इत्यादि। फारसी शब्द है ये हमारा आराम कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। अफसोस फारसी शब्द है। किनारा, गिरोह, गिरफ्तार, गिरोह इत्यादि, ये सब कौन सा शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। ये आराम, अफसोस, किनारा, गिरोह इत्यादि, ये सब कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। यानी फारस, यानी ये कहाँ से आया है, यानी मिडिल ईस्ट देश से, यानी ये क्या बोलते हैं, सऊदी अरब वाला दोस्त देश है, उधर से आया। तो ये क्या है, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरोह इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब विदेशी भाषा है। यानी विदेश से हम लोग को ये एक्सेप्ट किए इस भाषा को। अरबी में क्या है, असर, किस्मत, ख्याल, है ना, ख्याल हो गया, दुकान हो गया, मदद इत्यादि। तो ये हमने क्या देखे हैं कि हमने भाषा को उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद देखे। पहले तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश, सभी की परिभाषा देख लिए। अब फिर क्या करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो में मिलते हैं।